नमस्कार जी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने यादव मुख्यमंत्री सेट कर दिए हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं अब मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल साइड लाइन हो चुके हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना, क्या ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक है? क्या 2024 में उत्तर प्रदेश, बिहार में नीतीश, तेजस्वी के लिए और अखिलेश यादव के लिए उनके वोटों पर क्या ये बड़ा आघात डालेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज शैलेश सर हैं और हमारे साथ सुबोध जैन सर हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भरत जी हैं। भरत जी, मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जी, आपको क्या लगता है, क्या ये 2024 में मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है बीजेपी के लिए? प्रज्ञा जी, मुझे ये बात गोदी मीडिया की ये जो बात है कि मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बना दिया गया है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मैं फिर से कहूंगा कि यादव के क्या अलग से दो सींग निकली हुई होती हैं? यादव आज भी पत्ते पहनकर घूम रहे हैं क्या? यादव आज भी शेर की खाल जो है वो लपेट कर चलते हैं क्या? यादव आज भी क्या वो पतरी में खाना खा रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है ना। तो फिर यादव मुख्यमंत्री बना दिया गया, यादव मुख्यमंत्री बना दिया गया, यादव मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये गोदी मीडिया तब ये बात नहीं पूछता है कि किसी शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया या फिर किसी दलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया या फिर किसी और पिछड़े व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया। तब ये समाज किसी ठाकुर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, तब ये गोदी मीडिया नहीं कहता है कि इसको मुख्यमंत्री बनाया, किसको मुख्यमंत्री बनाया। यादव को मुख्यमंत्री बना दिया तो पता नहीं तीसरे ग्रह की घटना हो गई है इस लेकिन भारतवर्ष में। भरत जी, यादव ये को बात तो मुख्यमंत्री कही जा, बना ये दिया। बात कहा प्रज्ञा जी, जा मैं रहा अपनी है बात कि पूरी कर रहा हूं। मोहन यादव को मैं मुख्यमंत्री मैं बनाने के बाद नीतीश, तेजस्वी और अखिलेश यादव के वोटों पर बीजेपी बहुत बड़ा आघात डालने वाली है, क्या ऐसा होगा क्या? प्रज्ञा जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, चलिए, यादव मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल गौर नाम के एक यादव मुख्यमंत्री को 2004 में भी बनाया था। प्रज्ञा जी, वो इतिहास भी याद रखिए। उस इतिहास में सिर्फ एक साल 98 दिन में उस मुख्यमंत्री को हटा दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से, ये बताकर, एक चिट्ठी लिखकर कि बाबूलाल गौर जो है ये बिना लेन देन के कोई काम नहीं करते हैं। प्रज्ञा जी, जिस भारतीय जनता पार्टी के भीतर, जिस भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में एक सांसद के ऊपर रेप का आरोप लगाकर महिलाएं धरने पर बैठ जाती हैं, उस सांसद का कुछ नहीं होता। जिस भारतीय जनता पार्टी के भीतर मुख्यमंत्रियों पर व्यापम जैसे घोटाले के आरोप लगे हुए होते हैं, उन मुख्यमंत्रियों का कुछ नहीं हो सकता। जिस भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक मंत्री का बेटा किसानों को रौंद देता है, उस मंत्री को इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने बगल में बिठाते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर से सिर्फ एक चिट्ठी के दम पर इस्तीफा ले लेती है कि आपके खिलाफ एक चिट्ठी लिखी गई है, उसमें यह कहा गया है कि आप बिना लेन देन के कोई काम नहीं करते, इसलिए आप जाइए जी, आपकी छुट्टी, आप इस्तीफा दीजिए। तो लोग इस वजह से, खैर वो बात भूल जाइए। यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, क्या असर पड़ेगा? दूसरी बात, मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, यादव को मुख्यमंत्री बना दिया तो आप गोदी मीडिया से लेकर हर व्यक्ति ये कह रहा है कि यादव वोट उधर चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। तो दूसरे चश्मे से ये भी तो यादव देख रहा है, यादव बिरादरी ये बात भी तो देख रही है कि लालू यादव के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग कौन हैं। लालू यादव जी की अपनी बहू को इस देश की पूछताछ करने वाली एजेंसियां सुबह से शाम तक गर्भवती बहू को बिठाकर रखती हैं और शाम को सिर्फ एक सवाल पूछकर छोड़ देती हैं। क्या वो इस देश का यादव नहीं देख रहा है? इस देश का यादव सिर्फ इतना ही देख रहा है कि मोदी जी ने यादव को मुख्यमंत्री बना दिया तो सारा वोट जो है यादव मोदी जी के साथ चला जाएगा? क्या इस देश का यादव ये नहीं देख रहा है कि किस तरीके से लालू यादव जी पर अत्याचार हुए, कौन कर रहा है, किस तरीके से हुए? क्या इस देश की वो एजेंसियां जो हेमंत बिश्व शर्मा का पीछा छोड़ देती हैं जब वो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वो एजेंसियां लालू प्रसाद यादव के पीछे किस तरीके से पड़ी रहती हैं, उनके परिवार के पीछे किस तरीके से पड़ी रहती हैं? वो यादव ना हुए, सिर्फ एक ही मोहन यादव हो गए। खैर, ये अलग बात है। उत्तर प्रदेश की बात अब जब करती हैं, देखिए, बिहार, मुझे नहीं लगता, पर्सनली अगर आप मुझे पूछती हैं तो मुझे नहीं लगता कि यादव वोटों में बहुत ज्यादा बिखराव होने वाला है और अचानक से सारा यादव वोट जो है लालू प्रसाद यादव को छोड़कर चला जाएगा। या यादवों को, जिन दो लोगों ने, एक लालू प्रसाद यादव ने और दूसरे मुलायम सिंह जी यादव ने, इन दो लोगों ने यादवों को नाम दिया, सम्मान दिया, चेहरा दिया, पहचान दिया और यादव के पीछे जी लगाने के लिए लोगों को मजबूर किया। उन दो यादवों को भूलकर या उनका साथ छोड़कर इतनी आसानी से सिर्फ ये कर दे
और उसके बाद अब सारा केवल का सारा यादव जी जी, और सारा का सारा यादव चला गया। बाबूलाल गौर को भी तो मुख्यमंत्री बनाया था, 1 साल 98 दिन तक मुख्यमंत्री प्रज्ञा जी बना कर रखा था, तो क्या सारा का सारा यादव उस समय भी छूट कर सब भारतीय जनता पार्टी में चला गया था? नहीं चला गया था। उस समय मुलायम सिंह जी यादव थे, लालू प्रसाद यादव थे, तो आज भी उनके जो ध्वजवाहक हैं, अखिलेश यादव हैं या फिर तेजस्वी यादव हैं, तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इतनी जल्दी जो है वोटर छोड़कर चला जाएगा। या आप भरत ये जी, भी सवाल आप ये भी सवाल मास्टर कर सकती स्ट्रोक को हैं प्रज्ञा लेकर जी, मेरा अगर सवाल अभी भी है। लेकिन मैं मेरा आप सवाल शैलेश सर से है। शैलेश सर, लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना शुरू हुई बिहार में, राहुल गांधी नाम लेते रह गए, नीतीश नाम लेते रह गए, तेजस्वी नाम लेते रह गए, लेकिन जातिगत जनगणना का रिजल्ट भुना लिया बीजेपी ने। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने उस रिजल्ट को भुना लिया है। एक बात को समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि जातीय जनगणना कराएंगे, इसका मतलब जातियों के अनुपात में रिजर्वेशन भी देंगे, जो बिहार में कर दिया है उन्होंने। तो पूरे देश में बीजेपी ये करना नहीं चाहती और ना ही जातीय जनगणना की तरफ जो है उनका कोई रुझान है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ कहा कि 4 जातियां हैं, अमीर की जाति है, गरीब की जाति है, महिला की जाति है, ये कुछ और कहा था। तो गरीब की जाति है, गरीब, अमीर, महिला और युवा, 4 जातियां हैं। तो ये जो है ये तो बहुत साफ है। लेकिन जातियों का नाम लिए बिना बीजेपी बहुत दिनों से एक शब्द का एक मुहावरे का इस्तेमाल कर रही है, जिसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का मकसद क्या है? लंबे समय तक बीजेपी को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी का टैग लगा रहा। अब उस टैग से बाहर आने के लिए वो जगह जगह जो है पिछड़ी जातियों को, आदिवासियों को, दलितों को जोड़ना चाहते हैं और उनको आगे ला रहे हैं। तो आप अगर ये 3 राज्यों में जो अभी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इनको आप देखिए तो एक राज्य को आदिवासी मिल गया, एक राज्य को ओबीसी मिल गया, एक राज्य को ब्राह्मण भी मिल गया, और जहां ब्राह्मण मिला वहां उप मुख्यमंत्री यानी राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी अगर बन गए, तो उस दिया कुमारी भी हैं जो राजपूतों की तरफ से आती है। एक और उप मुख्यमंत्री हैं जो कि दलित वर्ग से आते हैं। तो एक विधानसभा का अध्यक्ष जो एक और वर्ग से आते हैं। तो ये करके वो अपने बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बेस जो है उनका बढ़ा भी है, ये सभी लोग देखते हैं, सभी लोग जान रहे हैं। इसलिए ये कहना कि ये जो है इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा जातीय जनगणना का, जातीय जनगणना का फायदा नीतीश कुमार को तो मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार करीब 15-20 सालों से एक ही राजनीति कर रहे हैं, वो है अति पिछड़ा और अति दलित और उसके साथ साथ जो बाकी समाज के लोग हैं। तो उनके यहाँ उनका अति पिछड़ा और अति दलित लंबे समय से तैयार है, उसको उन्होंने राजनीतिक रूप से तैयार कर रखा है, और इसमें कई प्रयोग भी किए। जीतन राम मांझी को एक बार मुख्यमंत्री बनाया दलितों को अपने साथ रखने के लिए। तो ये जो फायदा नीतीश को हो सकता है, वो फायदा राहुल गांधी जातीय जनगणना का उठा ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास बेस ही नहीं है। वह आप जिसके लिए कह रहे हो कि मैं दवा भेज रहा हूं, उस तक दवा पहुंचाने का इंतजाम ही अभी तक आपने नहीं किया है। तो आप नारे में रह जाओगे, लेकिन जहां आपका इंतजाम है वहां आपको फायदा भी मिल जाता है। कर्नाटक में मिल गया, उसके बाद तेलंगाना में मिल गया, लेकिन बाकी जगहों पे उनकी स्थिति वैसी नहीं है। जी। तो 2024 में इसका कैसा असर देख रहे हैं आप? बीजेपी के पक्ष में मैं जानना चाह रही हूँ, नहीं, वही सवाल प्रज्ञा जी मुझे लगता है आपको शैलेश जी से भी करना चाहिए कि क्या यादव वोट कर एक दिमाग लोग, हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात है, और गोदी मीडिया ने ये बात भरी है ठूस ठूस के कि मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक है एक यादव। मुझे पता नहीं क्यों इस सवाल से क्यों चिढ़ होती है कि एक यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है, यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है, सो व्हाट, यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है तो क्या हुआ? बहुत मुख्यमंत्री इस देश में इतने राज्य हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री हैं कि यादव को बना दिया है, इसका क्या मतलब? इस देश में दलित मुख्यमंत्री भी हुए, इस देश में सवर्ण मुख्यमंत्री भी हुए, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, सब मुख्यमंत्री, क्षत्रिय मुख्यमंत्री हुए, सब हो ही रहे हैं। अभी भी एक मुख्यमंत्री के पीछे 2-2 डिप्टी सीएम लगाए जा रहे हैं ताक झाक करने के लिए।
कि देखे रहना, कहीं ये गड़बड़ ना कर दे, कहीं ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। तो इतने सारे मुख्यमंत्री हो रहे हैं, इसमें यादव बना दिया तो सब यादव वोट कट जाएगा, या फिर सबका कट जाता है, या फिर शून्य हो जाते हैं, सबके खाते खत्म हो जाते हैं। आप क्या चलिए समझते हैं सर। सर? अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं एक बात आपको बताऊं, थोड़ी सी चीजें याद दिला दूं। बिहार में दारोगा राय, वो भी यादव हैं और मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव, वो भी यादव हैं और मुख्यमंत्री बने थे। एक और बहुत मजबूत नेता उत्तर प्रदेश में थे, बलराम सिंह यादव, वो भी मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए थे लेकिन बड़े वरिष्ठ मंत्री थे। लेकिन ये लोग यादव अस्मिता जो है उसके प्रतीक नहीं थे। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जो है यादव अस्मिता के प्रतीक बने। वो इसलिए बने कि उनके संघर्ष को उसमें जो है आपको समझना पड़ेगा कि उनका संघर्ष क्या था। यादव जो है श्वेत क्रांति के बाद, पहले हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद आर्थिक रूप से काफी समृद्ध हुए। वो गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, मतलब एनिमल हस्बेंड्री जो आप कहते हैं उसमें है, उसके चलते पैसा आया। किसान है बहुत बड़ी संख्या में, सबसे बड़ी संख्या में यादव तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है वो किसान है। तो जो बड़े लोग तथाकथित बड़ी जातियों के लोग हैं वो खेती करते नहीं है, करवाते हैं। और जो वहां का पिछड़ा है जिसमें यादव आगे है वो खुद खेती करता है, मजदूर की तरह उसमें काम करता है। तो उसके पास जब आया साधन तो उसको सम्मान की ललक हुई, और वो सम्मान राम नरेश जी या दारोगा राय जी नहीं दिला पाए थे। वो दूसरों के भरोसे जो है मुख्यमंत्री बन गए थे। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति अलग है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने से उत्तर प्रदेश में स्थिति बदल जाएगी ऐसा नहीं है, बल्कि मैं कहूं कि बिहार उत्तर प्रदेश के दामाद है सर, सहारनपुर उनका ससुराल है। जितना भी कर लें, सुल्तानपुर जितना भी कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां बदल पाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के बहुत मजबूत नेता थे। उस दौर में उन्होंने बिहार में समाजवादी पार्टी से कुछ लोगों को खड़ा किया बिहार के अंदर। मैं अभी काफी पहले के इलेक्शन से बात, विधानसभा चुनाव में एक भी नहीं जीते, कुछ नहीं हुआ। जो वोट मिलना था वो लालू जी के साथ में गया हुआ है। तो एक सोशल इंजीनियरिंग लालू यादव ने तैयार की थी, केवल यादव नहीं है, यादवों के साथ। हाँ सर, जब नीतीश और लालू मिलकर चुनाव लड़ रहे थे इस पिछले वाले चुनाव से पिछले वाले चुनाव में राम गोपाल यादव को वहां का कार्यभार दिया गया था, मुलायम सिंह ने देकर भेजा था। जी बिल्कुल। तो इसके बावजूद जो है वहां नहीं कर पाए। वैसे ही लालू यादव की बड़ी इच्छा थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ घुसपैठ हो, कोशिश की उन्होंने, नहीं हो पाया, नहीं हो सकता। क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग की बात अभी कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत मूल रूप से काशीराम ने की थी 80s में, 80 के दशकों में शुरुआत की थी कि बाकी लोगों को सामने लाओ। इसमें लालू यादव ने और मुलायम सिंह यादव ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये की। उनको आप सिर्फ यादव नेता नहीं कह सकते हैं, उनको मुसलमान भी अपना उसी तरह से नेता मानते थे और एक तरह की गारंटी मानते थे कि ये सुरक्षा देंगे। उनके साथ और दूसरे पिछड़े भी जुड़े हुए थे। बिहार में स्थिति थोड़ी बदली कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों और अति दलितों को अलग किया। तो इसको आप अलग तरह से सोचिए। और मध्य प्रदेश में यादव हो गया, इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार का यादव जो है पलटी मार जाएगा, ये मुझे नहीं लगता है। वहां पर उनको अपनी तरह से अलग से, बीजेपी को अगर कुछ दिखाना ही है तो अलग से काम करना होगा, लोकल नेताओं को लाना होगा। और मैंने जैसा कहा कि दारोगा राय और राम नरेश यादव बड़े सोबर, मैं दोनों लोगों से मिल चुका हूं, बड़े ही विनम्र, बड़े अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा बोलते थे, अच्छा काम भी किया दोनों ने। लेकिन दोनों जो है कोई पिछड़ों के या यादवों के नेता नहीं बन पाए। लेकिन पिछड़ों के नेता मुलायम सिंह थे और पिछड़ों के नेता लालू यादव हैं, और अखिलेश के पास जो है मुलायम सिंह की विरासत है, और उसी तरह से लालू के बेटे के पास में लालू की विरासत है, और ये उनके लिए काम भी करते हैं। तो इसलिए, और वो सिर्फ एक पार्टी नहीं है। हो सकता है लालू के सामने रहने से या मुलायम सिंह के सामने रहने से आप कहें, आप राम शरद दास कौन थे? गुर्जर, जो उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष थे। तो रेवती रमन सिंह कौन थे, जो मुलायम सिंह के साथ जीवन भर। जनेश्वर मिश्र कौन थे, जिनके लिए एक विशाल पार्क उन्होंने बना दिया है। तो मुलायम सिंह ने इन सबको जोड़ा था। हाँ, मैं एक बात कहता हूं कि जिस शिद्दत के साथ मुलायम ने इन सब लोगों को जोड़ करके एक संरचना खड़ा की थी, उसी तरह
के शिद्दत से अखिलेश जी जो है अभी नहीं कर पा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि उनके पिता ने क्या किया था, कैसे वो जनेश्वर मिश्र को ले आए थे, कैसे जनेश्वर मिश्र को छोटे लोहिया और कंधे पे बिठा के रखा मुलायम सिंह ने हमेशा, और ऐसे दर्जनों नाम है जो मैं आपको बोल सकता हूं कि ये सब कहना कि वो यादवों के नेता नहीं थे। वो जनेश्वर मिश्र तो ब्राह्मण भूमिहार जो भी हो, रेवती रमन सिंह तो भूमिहार थे, ये इधर आप देखिए रामशरण दास गुर्जर थे। तो तमाम तरह के लोगों को जगह जगह से जोड़ करके और उन्होंने एक संरचना खड़ी की थी। वो संरचना आज उसी तरह से मजबूती से कायम है, मैं ऐसा नहीं मुझे लग रहा है, हो सकता है अंदर अंदर हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अखिलेश को भी आगे जाने के लिए उस संरचना को जीवित करना पड़ेगा, जिसमें कि वो अगर नेता है तो उनके साथ बहुत सारे वर्गों के बहुत सारे लोग जुड़े रहें और उनको आगे बढ़ाएं। काशीराम ने क्या किया, छोटे छोटे जातीय समूहों से लोगों को निकाला और बड़ा नेता बना दिया। ये जो आप कई बड़े नेता देखते हैं जो अति पिछड़ों के बीच से, वो काशीराम के बनाए हुए लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी में थे, मायावती उनको संभाल नहीं पाई, वो सब चले गए, कुछ बीजेपी के साथ चले गए, कुछ समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, कुछ कांग्रेस में आ गए, लेकिन उन्होंने खड़ा किया था जोड़ जोड़ करके। ये जो आप सुनते हो नाम, वो सब नाम जरा देखो कि 80 में वो कहाँ थे, उनकी क्या पहचान थी और क्या पहचान काशीराम ने दिला दी। उसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग को दूसरी तरह से निश्चित तौर पे मोदी जो है अपनी तरह से प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें एक वो हिस्सा ये आता है कि जो बहुत पुराने नेता हैं, ये रमन सिंह हो या आपके शिवराज सिंह चौहान हो, ये सब लोग, या वसुंधरा राजे सिंधिया हो, ये प्री मोदी युग के नेता हैं। इनको धीरे धीरे निकाला जा रहा है। येदुरप्पा भी प्री मोदी युग के थे, उनको हटाया जा रहा है और मोदी युग के अपने नेता जो है तैयार किए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी वाली लॉबी एकदम चुपके से, प्यार से, मोहब्बत से साइडलाइन हो गई, ऐसा कहना चाह रहे शायद सर? वो बहुत सारे लोग हैं उसमें जिनको कि उन्होंने धीरे धीरे करके ये कि आप उत्तराखंड देखिए, धामी कहाँ से आ गए, एकदम नया नाम था। हरियाणा में देखिए अभी जो मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं, कहाँ थे? तो ये सब, ये अब आप धीरे धीरे बाद में बात खुला, बातें सामने आई कि मनोहर लाल को उन्होंने मुख्यमंत्री इसलिए बनाया कि जब भी वो उनके क्षेत्र में मोदी जी जाते तो उनके घर ठहरते थे। तो मोदी जी इन चीजों को याद रखते हैं, तो और वहां से उठा कर उन्होंने बना दिया, वैसे ही बना दिया है। ये जो भजनलाल शर्मा जी को बनाया गया, वो भी उनका एक हिस्सा है कि देखो मैं ब्राह्मण को की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। हालांकि राजस्थान में ब्राह्मण उतना शक्तिशाली नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में, एवं बिहार में है, ठीक है। लेकिन एक समय में जो है मध्य प्रदेश है, जैसे वहां एक ब्राह्मणों का विद्याचरण शुक्ल और फिर उनके बड़े भाई, ये सब शुक्ल बंधुओं का जो है वो दबदबा हुआ करता था। मुझे लगता है सर राजस्थान में कटौंझन ना मचे, मार ताज की जो है छीना झपटी ना हो, वसुंधरा राजे अपने 40-42 जो विधायक हैं वो लेकर दूसरी तरफ ना चले जाएं, इस वजह से कोई बीच का जो है चारा निकाला गया है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू का बैर वाला आदमी लाओ। नहीं, दल बदल तो अब संभव ही नहीं है, 30-40 से होगा नहीं। अगर आप उनको दल बदल करना है तो 75 करीब 80 विधायकों को तोड़ना होगा, 2/3 को तोड़ करके आप दल बदल कर सकते हैं। और ये भी है सर, इसलिए वसुंधरा से उनको इसका कोई डर नहीं है। वो बहुत करेगी तो आपने कहा 40 तो 40 ले जाएंगी, सबको बाहर जाना पड़ेगा। एक ही तरीका है, विधानसभा से इस्तीफा दो और इस्तीफा देने के बाद फिर चुनाव लड़ो और जीतो। ये करने के लिए ये मोदी जैसे लोग कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पिछली बार मध्य प्रदेश में करा दिया, उसके पहले कर्नाटक में कराया, एक तरह का खेल वहां क्या नाम है गोवा में भी हुआ था। ये बिल्कुल अलग चीज है। सुबोध सर, मुबारक हो भाई, आपको नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं। भजनलाल शर्मा जी ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री मिल गए हैं आपको, क्या कहेंगे? वसुंधरा राजे किनारे हो गई है, आपसे ये सवाल तो पूछेंगे ही क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि अब वसुंधरा राजे का क्या होगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि ब्राह्मण चेहरा खोज कर लाने का, लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने एक बार विधायक थे मुख्यमंत्री बना दिया, ये वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, ब्राह्मण चेहरा खोज कर लाने के पीछे क्या कारण रहा? राजस्थान में ऐसी कौन सी अड़ी फंसी थी? प्रज्ञा जी, जैसे छत्तीसगढ़ और उसके बाद एमपी जिस तरीके से
मुख्यमंत्री का चयन हुआ तो ये बात क्लियर थी कि यहाँ भी वो शख्स आएगा जो कि 9-10 नाम चर्चा में थे, उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री की रेस में नहीं होगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। भजनलाल शर्मा बने हैं मुख्यमंत्री। हालांकि मैं इनसे कोई बहुत ज्यादा किसी तरह की मेरी नहीं है, नॉलेज नहीं है। भरतपुर के ये रहने वाले हैं और सांगानेर से चुनाव लड़के पहली बार विधायक अच्छा, बने ये हैं। बताइए आप किसका आकलन कर रहे थे? कौन आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए था? आपको क्या लग रहा था? क्योंकि आप लोग तो नहीं 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 राजस्थान नहीं, के आकलन तो दो दो राज्यों में जिस तरीके से सीएम हुए थे डिक्लेयर, आकलन तो भजनलाल जी को भी नहीं होगा पता कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। तो है ना भरत जी, आकलन की तो बात आप है ना छोड़ ही दें तो अच्छा, ठीक एक है। चीज है, एक सवाल और मेरे जहन में आता है शैलेश जी, एक सवाल मेरे जहन में आता है, माफ करें मैं आपके पास आऊंगा सुबोध सर। एक सवाल और जहन में आता है कि हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश में एक सीएम 2 डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश में एक सीएम 2 डिप्टी सीएम, राजस्थान में एक सीएम 2 डिप्टी सीएम। हम लोगों ने पीछे की सरकारों में देखा कि डिप्टी सीएम का काम तो सिर्फ और सिर्फ एक मंत्री के तौर पर ही होता है, डिप्टी सीएम। और खास तौर पर जब जिन राज्यों में डिप्टी सीएम बन जाते हैं उन राज्यों में मुख्यमंत्री और ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है कि कहीं मैं छुट्टी पर चला गया तो ये वाला 4 दिन बैठ गया मेरी गद्दी पर तो गद्दी ना हथिया ले, पता चले मेरी जैसी जो लोकप्रियता है ये ना हासिल कर ले, पता नहीं क्या ना कर दे मैं जो चला गया। तो ये इनसिक्योरिटी तो हमने उत्तर प्रदेश में भी देखी। तो ये एक सीएम 2 डिप्टी सीएम वाले फार्मूले से क्या हल निकलता है? इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। हमारा जो संविधान है उसमें डिप्टी सीएम या डिप्टी पीएम की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ वो एक पद दे दिया जाता है जिसके संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो शपथ लेंगे जो भी लोग लेते हैं वो सब मंत्री के रूप में लेते हैं और उनका अधिकार जो मुख्यमंत्री विभाग देता है वहीं तक सीमित रहता है। उसके अलावा उनके पास कोई अतिरिक्त काम नहीं होता है। ये तो लोगों को बताने के लिए और ये समझाने के लिए कर दिया जाता है कि एक ये डिप्टी सीएम हो गए। लोग समझते हैं कि चलो हमारे बिरादरी का, हमारे वर्ग का एक डिप्टी सीएम हो गया। तो उसी तरह से राजस्थान में जो किया है, राजस्थान में भजनलाल शर्मा से वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं काटा गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया को काटा गया है दिया कुमारी से। ठीक है, एक राजवंश की जगह दूसरे राजवंश से आ गए जी। ये जो हमारी समझ में आ रहा लेकिन है। सर तब तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था ना दिया कुमारी को। और ये चर्चा नहीं प्रज्ञा जी, यहाँ पर बात एक और आ जाती है, यहाँ पर बात एक और आ जाती है जब 2-2 डिप्टी सीएम फिर सीएम और तीनों अलग अलग जातियों से, या फिर स्पीकर का भी इस बार तो ख्याल रखा गया है कि जहां जहां स्पीकर बनाए गए हैं वो भी अलग अलग। जब नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया तो वो ठाकुर हो गए, फिर यादव हो गए, फिर ब्राह्मण हो गए, फिर दलित, ऐसे हो गए। तो जब मोदी जी कहते हैं कोई जाति है ही नहीं, जाति एक ही है, गरीब की जाति भारत देश में, तो फिर ये सब अलग अलग से खोज कर फिर पोस्टें अलग अलग से बनाने का क्या मतलब है? देखिए ये जो है ना पोस्ट बना करके उन्होंने आम जनता को तो एक मैसेज दे दिया ना। आप अक्सर सुनते रहते हैं उत्तर प्रदेश में कि ये वाले उप मुख्यमंत्री बहुत दुखी हैं, नाराज हैं, ये वाले उप मुख्यमंत्री बहुत दुखी हैं, नाराज हैं, क्योंकि पद मिल गया, आपके साइन बोर्ड पे लिख दिया जाएगा, अधिकार आपका आपके विभाग तक है। और उसमें भी योगी जी की तरह मजबूत मुख्यमंत्री अगर आ गया है या मोदी जी की तरह मजबूत प्रधानमंत्री है तो अधिकार उधर ही है। तो इसलिए ये सब जो है नहीं उनका। तो सीधा सा इसमें ये है कि पब्लिक को मैसेज ये देना है कि हम सभी वर्गों का, जातियां भारत में हैं और जातियों के आधार पर मतदाता प्रभावित होता है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो वो जो है तरह तरह की जातियों के अलग अलग लोगों को बना करके घोषणा, कभी आपने सुना है कि विधानसभा के अध्यक्ष की घोषणा जो है मुख्यमंत्री के साथ होती हुई? आपकी कर दिया, इसलिए किया कि देखो भाई तुम्हारी जाति नहीं छूटी है, उधर विधानसभा का अध्यक्ष जो है आपका है। तो इसलिए वसुंधरा, उत्तर राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया को ही नहीं काटा गया, वो तो अच्छा, बहुत सारे लोग सर ये जानना चाह रहे हैं कि कृषि मंत्री का पद बड़ा होता है कि स्पीकर का पद बड़ा होता है सर? देखिए जो
भाई मंत्री के पदों में किसी भी मंत्री के पद पर जो मलाई नहीं है, नहीं सर, ये देश का कृषि मंत्री सर, राज्य का नहीं, देश का कृषि मंत्री का पद बड़ा होता है या फिर राज्य का स्पीकर? देखिए वो उसमें तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि स्पीकर की अपनी सीमित भूमिकाएं हैं, और स्पीकर अगर सचमुच मर्यादित ढंग से काम करे तो वो तो एक तरह से निष्पक्ष माना जाता है। तो किसी राज्य का स्पीकर, उसके बाद अगर वो प्रधान देश में जला के बनाया जाए तो मुझे उदाहरण तो नहीं याद आए, लेकिन वो अगर उनको उप मंत्री या राज्य मंत्री भी बना देता है तो कोई हायरार्की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए जो है, नहीं तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर, नरेंद्र सिंह तोमर का डिमोशन हुआ है कि प्रमोशन? भरत जी, ये सवाल तो आपको उन सांसदों से भी पूछना चाहिए था जो विधायकी लड़ाए गए हैं, उन मंत्रियों से भी पूछना चाहिए था जो विधायकी लड़ाए गए। नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर, एक अध्यक्ष आपके पास हो तो आप सरकार को लंबा खींच सकते हैं। महाराष्ट्र के उदाहरण से समझिए, वहां उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर चुनने ही नहीं दिया, डिप्टी स्पीकर जो है अपनी तरफ मिला लिया। नतीजा क्या हुआ कि विधायक जिनको बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप इस पर फैसला दो, 17-18 विधायक है ना जिनको शिवसेना से निकाल दिया गया था, और उसमें अगर फैसला आएगा तो उनकी विधायकी चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो नियम है उसका उल्लंघन किया है, तो फैसला ही नहीं दे रहे हैं। तो अध्यक्ष जो है चुन करके ऐसे लोगों को बैठाया जाता है आजकल कि भाई जो हम कहेंगे, अच्छा मान लो कुछ नहीं कर सकते तो मुझे आप फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, मैं नहीं लूंगा, मैं अभी इसको मैं जांच कर रहा हूँ, मैं और लोगों से मिल रहा हूँ, ठीक है। जब समय होगा तब महाराष्ट्र में सरकार को बचा रखा है उन्होंने। जिस दिन ये 18 लोग या जितने भी लोग शिवसेना के अगर उनको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और चुनाव में उतरना पड़ेगा तो स्थिति बदल सकती है, तो वो स्थिति बदले नहीं, इसलिए वो उनको लटकाए हुए है। तो स्पीकर, तो अगर सर वसुंधरा अपने खेमे से स्पीकर बनवाने में कामयाब हो जाती तो फिर सरकार दूसरी तरफ बनाने में भी कामयाब हो जाती, तब वो रूल भी अप्लाई नहीं होता, तब उलटफेर आसान हो जाता। लेकिन अब जो है उलटफेर आसान नहीं है, क्योंकि स्पीकर अब न तो मुख्यमंत्री का है न वहां किसी का है, वो स्पीकर अब केंद्र सरकार का है, मतलब केंद्र सरकार नहीं पार्टी का है। अब वो वहां से दिल्ली से जो इशारा मिलेगा वो करेंगे, और इसके बदले में उनको आगे चल के फिर मंत्री केंद्र में भी बनाया जा सकता है, कोई और काम भी सौंपा जा सकता है। तो इसलिए उनको जो है अपनी जो लॉयल्टी है और अपनी क्षमता है उसको साबित करने के लिए भेजा गया है, मुझे ऐसा लगता है। सुबोध सर, आखिरी सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है 2024 में जो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग देखी है हमने इन 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है 2024 में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, पूरी तरीके से जातिगत कार्ड को खेल के ही भाजपा सत्ता में आई थी। सर मोदी जी तो कहते हैं उनके लिए कोई जाति है ही नहीं, कोई जातिवादी कोई चीज ही नहीं होती, सिर्फ गरीब की एक जाति है। और अभी तो शैलेश सर ने बताया नहीं, ये सब प्रज्ञा जी कहने की है बातें। तीनों अलग राज्यों में सीएम, 2 डिप्टी सीएम, स्पीकर, ये सब कुल मिला के जाति का ही खेल है। प्लस चूंकि मोदी जी का समय मुकद्दर साथ दे रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान में इन्होंने 5-5, 6-6 आडवाणी जी बना दिए हैं। और अब जो आगे का जो है शासन, इनको अपने जो ये कहेंगे उसी के अनुरूप इनको चलाना है। भजन लाल जी उसी तरह की खोज है, मध्य प्रदेश में यादव इसी तरह की खोज है। अब जो गए पुराने नेता, उनका अब समय, मेरे को आने वाले समय में कहीं कोई उनकी बिसात औकात अब नहीं आती नजर, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो हर चाल है, वो हर चाल सफल पे सफल हो रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी जो है नरेंद्र मोदी का जादू मेरे को फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा। चलिए 2024 में क्या होगा, क्या मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, कौन सा जो है स्ट्रोक दुख देने वाला होगा, ये सब तो आगे हम चर्चा करते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश सर, सुबोध सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और भरत सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।